सबसे पहले आपने देखा होगा ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये एफ एक्स लिखा हुआ है एक्स रूट अंडर सॉरी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है शायद, ये देखो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही लिखा है ना ये। सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला होगा, वो आ जाता है ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। तो ई टू दी पावर 1/2 ln एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाता है, तो रूट अंडर अच्छा x -1 से 1 के बीच में है तो वो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ मॉड लगेगा ना सर इसका के बीच में ले, तो ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या कह रहे हो बेटा? सर इसका बी आ रहा है। बी आंसर है। चलिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, दिखा सबको कि नहीं बताओ, बोलिए। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस 2x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये और ये हो गया कैंसिल आउट, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 5/5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c, ये y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। दिखा सबको कि नहीं, ये बताओ, बोलिए भाई। अब यहाँ पर f ऑफ 0 क्या दिया हुआ है, 0। जैसे ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। c की वैल्यू जैसे ही आप 0 लोगे तो आपको तुरंत y फंक्शन क्या मिलेगा, x की पावर 5/5 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका एफ एक्स आ गया। अब आपको -√3/2 से √3/2 के बीच में x की पावर 5/5 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो ऑब्वियसली ये फंक्शन कैसा है भाई, ऑड। माइनस ए से के बीच में ऑड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ क्या बचेगा, -√3/2 से √3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको आप 2 टाइम्स ऑफ 0 से √3/2 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं, ये बताओ, बोलिए भाई। क्या हम इसको सॉल्व कर लेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सीधे हम x को क्या रख देते हैं, या तो सीधा फैक्टराइज कर लो, मतलब +-1 ऐड करके, या और आसान है x को रख दो साइन थीटा, सही है। तो dx आ जाएगा आपका cos थीटा डी थीटा, तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/3 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, कर लेंगे कि नहीं बताइए। 0 से π/3 ये हो जाता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो ये सॉरी π/3, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, लिमिट रख दोगे 0 से π/3, तो आंसर कितना आ जाएगा, π/3 माइनस √3/4 प्लस सम कांस्टेंट, तो सी तो आया नहीं, तो आंसर बी आ रहा। दिखा क्या कॉन्सेप्ट, ये बताओ। तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की, आराम से सॉल्व हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। अब यहाँ पर आपने देखा कि x जो है वो -1 से 1 के बीच में था, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 नहीं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, gx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेट कर दिया, फिर बाउंड्री कंडीशन लगाई, वहां से एफ एक्स फंक्शन आ गया, फिर एफ एक्स को इंटीग्रेट किया। अब चूंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो -a से a के बीच में हमें इंटीग्रेट करना है, हाँ या ना। तो ये वाला फंक्शन कैसा है भाई, ऑड, तो इससे हमें मतलब नहीं, हट गया। इवन वाले को हमने सॉल्व करना था, तो यहाँ सीधा हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज क्लियर हुआ? चलिए, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी सॉल्व करो। इसमें भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही लगानी है। इसका आंसर बी सबका आ गया था ना भाई? नहीं, यस सर। मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब 80% लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस क्वेश्चन आते हैं।
तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार आप फॉर्म्स पहचान गए कि इन दोनों में से किसी, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दो फॉर्म होंगी, या तो आपकी इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स की फॉर्म में होगी, या आपकी इक्वेशन dx बाई डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्यू वाई की फॉर्म में होगी। तो जैसे ही इन दोनों में से किसी फॉर्म में आपकी इक्वेशन बनी, तुरंत इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लगा दीजिएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। तो बस सबसे पहले इक्वेशन को इन दोनों में से किसी फॉर्म में लाना है। अगर इस फॉर्म में है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट आपको लगा देनी। देखिए अब इसमें तो y डैश मतलब dy बाई डी एक्स प्लस वाई, साथ में कर लो माइनस 10x इक्वल टू 2x sec x। ये तो इसी फॉर्म में आ गया, तो सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल रहा होगा इसमें, तो e टू दी पावर माइनस 10x dx। तो ये शायद e टू दी पावर ln मॉड cos x आएगा। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या cos x आ रहा है, बोलो, अरे बोलिए यस सर, यही आ रहा है। y इंटू cos x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x sec x इंटू cos x dx लगा दोगे, तो y इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है क्या प्लस सी। देखो भाई ध्यान से, यस सर। y cos x इज इक्वल टू दिस प्लस सी आ जा रहा है, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन। यही आ रहा है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अच्छा, क्वेश्चन में y ऑफ 0 दिया हुआ है ना, तो इसमें दिया नहीं। मान लो कि y, सपोज मान लेते हैं कि y ऑफ 0 की वैल्यू 1 है। अगर y ऑफ 0 की वैल्यू 1 मान लो, तो जैसे इसमें x को 0 पुट करोगे y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो क्या c की वैल्यू 1 आ रही है? देखो, तो y cos x कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से y फंक्शन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई कॉस एक्स। अब आपको जो वैल्यू चाहिए आप निकाल लीजिए, देख लीजिए आराम से, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। y ऑफ 0 की वैल्यू ठीक है, मान लीजिएगा y x निकल आएगा सर इसके जीरो हो बाद। सकती है, y ऑफ जीरो 0 से इज ऑप्शन 0। मैच कर जाएगा यस सर, सर। 0 से फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। हाँ सर, मैच कर जाएगा ऑप्शन। y ऑफ 0 0 ले लो, तो y ऑफ 0 जैसे ही 0 लोगे तो c 0 आ जाता है ऐसा। चलिए, तो y ऑफ 0 इसमें मिसप्रिंट है वैसे, तो ये फंक्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा, y x आ गया। अब आप सीधा y ऑफ पाई बाई 4 निकाल दो, अब तो समझ में आ रहा होगा। पाई स्क्वायर बाई 16 और इसकी वैल्यू शायद 1 बाई रूट 2 आती है, तो सीधा वैल्यू ये पाई स्क्वायर बाई 8 रूट 2 आ जाता है। यही आंसर हो गया। अब इसमें शायद डेरिवेटिव करके भी कुछ कर सकते हैं, तो डेरिवेटिव करके भी ऑप्शन अगर बन रहा होगा तो चेक कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ। जी सर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? किसी को डाउट हो तो बताओ। समझ गए कि नहीं कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज हो रहा है। अब हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड सेक्शन की, जिसमें हम डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी होगी, है ना, हमें उसको रिड्यूस करना होगा किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है ना, मतलब ये हमारा अगला सेगमेंट है जिसमें हम अपनी इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में उसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा अगला सेगमेंट है। अच्छा, अब रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है क्या, जैसे डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक फंक्शन मल्टीप्लाई होगा फाई डैश वाई, ठीक है, प्लस यहाँ पर एक फंक्शन फाई वाई के साथ होगा पी एक्स और यहाँ पर होगा क्यू एक्स। तो अभी ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में है नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कुछ होना नहीं चाहिए कोई टर्म। तो अब इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम करेंगे क्या, इस फाई वाई को ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे नया कांस्टेंट टी। ठीक है, जैसे हम इसको नया कांस्टेंट टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाई डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स क्या सब्स्टिट्यूट होगा, डी टी बाई डी एक्स। जैसे ये सब्स्टिट्यूशन हम इसमें लगाएंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी डी टी बाई डी एक्स
जैसे हमें सब्स्टिट्यूशन इसमें लगाएंगे, हमारी इक्वेशन बनेगी dt बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस p ऑफ x इंटू टी इज इक्वल टू क्यू एक्स। अब बताओ ये t और x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गया कि नहीं? यस सर। अब हम इसको जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हमने पहले इस फॉर्म में अपनी इक्वेशन को देखना है, फिर इस 5y को t सब्स्टिट्यूट करके अपनी इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म में चेंज कर देना है। मेरी बात समझ आई कि नहीं ये बताओ। समझ गए कि नहीं? चलिए अब इस पर बेस एग्जांपल देखते हैं तो अभी आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आया कि कैसे उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। जैसे क्वेश्चन आया कि dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6। तो यार अभी तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्यों? यहां तक तो ठीक था, बट यहाँ पर सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए और यहाँ पर ये y का फंक्शन भी है, तो ये तो सिस्टम से हटना चाहिए। तो सबसे पहले y की पावर 6 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये dy बाई डी एक्स आएगा, प्लस यहाँ पर x के साथ 1 अपॉन वाई की पावर 5 आ रहा है कि नहीं, चेक करिए जरा। अरे हाँ या ना जवाब दो। और इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो यार अभी क्या करेंगे? तुरंत हम 1 अपॉन वाई की पावर 5 को ही हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? t। बोलिए। तो -5 अपॉन वाई की पावर 6 डी वाई बाई डी एक्स तुरंत हमारा क्या बन जाएगा? डी टी बाई डी एक्स। यानी कि 1 अपॉन वाई की पावर 6 डी वाई बाई डी एक्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -1/5 डी टी बाई डी एक्स। सब्स्टिट्यूट कर दो तो -1/5 डी टी बाई डी एक्स प्लस टी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा। अब हम इसको लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस t इंटू -5x, हाँ या ना, इज इक्वल टू -5x स्क्वायर। चेक करियो क्या सही लिख रहा हूं मैं? बोलिए भाई, नहीं समझ में आया क्या? ये अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म नजर आ रही है कि नहीं? पहले तो ये बताओ, क्या हमें अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म नजर आई रिड्यूस होके? बोलिए, क्या रिड्यूस होके आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म नजर आई? बताइए भाई। यस सर। जैसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म नजर आएगी तुरंत हम क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन -5x dx, तो बन जाएगा e टू दी पावर -5/2x स्क्वायर। लिखेंगे t इंटू, अब इसका सोल्यूशन लिखेंगे टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर -5/2x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 5/2x स्क्वायर और साथ में x स्क्वायर इंटू डी एक्स। बस इसको सॉल्व करके अपना आंसर लिख दीजिएगा। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? पहले तो ये बताओ, क्या ये प्रोसेस सबको समझ में आया भाई? यस सर। देख लीजिए, किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। सॉल्व करके फाइनल आंसर बताइए क्या आ रहा है। बोलिए भाई। ये क्वेश्चन एक जगह जाके फंस रहा होगा, क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, यहाँ एक्स क्यूब कर लो बेटा।
देखिए भाई, देखिए भाई, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कर लेंगे कि नहीं बताइए, मैं सॉल्व करूं? यहाँ एक्स क्यूब कर लीजिएगा, वरना एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स कम पड़ रहा है इंटीग्रेशन में, एक्स क्यूब से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ही करोगे। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे भाई? बाई पार्ट से ना। तो बाई पार्ट में क्या करोगे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर अलग कर लो और एक्स ई की पावर -5/2 एक्स स्क्वायर अलग कर लो। इसको मान लेना क्या सेकंड, इसको मान लेना फर्स्ट। अब इंटीग्रेशन कर लो, हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर लोगे कि नहीं बताओ भाई? इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे कि नहीं बोलिए? लेंगे सर। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। समझ गए कि नहीं भाई तरीका? तो सबसे पहले क्या किया, y की पावर 6 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि अभी इस फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में नहीं है और हमें रिड्यूस करना है। फिर हम इस फॉर्म में पहुंचे, हमने देखा कि अगर इस 1/y की पावर 5 को ही हम देखें ध्यान से, ये 5y है और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो बस उसी फॉर्मेट में हमने इसको t सब्स्टिट्यूट करके रिप्लेस कर दिया, वहां से हमारा आंसर आ गया। दिखा सबको कि नहीं भाई बोलिए? इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए भाई, ये जरा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसको भी आपको रिड्यूस करना है। स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन, इसको भी आपको रिड्यूस वाली फॉर्म में चेंज करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें किससे डिवाइड करने वाले हो? इस cos स्क्वायर y से करो, जरा डिवाइड, रिड्यूस करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर बताओ। अगर इसका इंटीग्रेशन ना कर पा रहे हो तो मुझे बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बता देना। इसको आराम से घर में अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। सबसे पहले इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करो। कैसे रिड्यूस करोगे? इस cos स्क्वायर y की प्रॉब्लम है तो इसी से सबसे पहले डिवाइड कर दो। इसके बाद देखो किसको t मानने से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो पाएगा, उसको t सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दो। समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो शायद ये sec स्क्वायर y dy/dx आता है और ये 2x tan y आता है और ये x क्यूब आता है। ऐसा बन रहा है क्या? देखो तो आपको फील आ रहा होगा कि tan y को ही आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, t। तो यही sec स्क्वायर y dy/dx क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, dt/dx। तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे ही इसको आप dt/dx लिखोगे, देखिए आपको तुरंत एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई होगी। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, तुरंत e की पावर 2x dx मिलेगा। यहाँ पे तुरंत आप e की पावर x स्क्वायर क्या बना दोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक बार आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन किया तो सीधा सॉल्यूशन लगाओगे, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। ये उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया बोलिए? इसको भी सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसी में फिर से क्या लगा दोगे, बाई पार्ट। सॉल्व कर लेंगे इसके आगे कि नहीं बताइए भाई? क्या ये रिड्यूसिबल फॉर्म सबको समझ में आई भाई? कैसे ये रिड्यूसिबल फॉर्म बोलिए? लास्ट में ये सर एक्स स्क्वायर और एक्स अलग क्यों कर रहे हैं सिर्फ बाई पार्ट लगाने के लिए? नहीं, इसका इसमें से तुम किसको सेकंड मानोगे ये सोचो भाई। अगर हम इसको फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन हम कर नहीं पाएंगे अभी, अगर हम इसको सेकंड मान लेंगे तो पावर लगातार बढ़ती रहेगी ना इंटीग्रेशन के बाद, तो इंटीग्रेशन सॉल्व होगा ही नहीं। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक एक्स, नहीं समझे कि नहीं भाई? और आगे समझिए। ये यस ना सर, तभी तो, 40 ले लेंगे। अरे यार तभी तो हम यहाँ x ले रहे हैं, क्योंकि e की पावर एक्स स्क्वायर dx को तभी तो आप इंटीग्रेट कर पाओगे। जैसे इसको t मानोगे तो x e की पावर एक्स स्क्वायर dx को ही तो आप dt/2 लिखोगे, बोलिए। और ये इंटीग्रेशन 1/2 dt आएगा,
तो यही इंटीग्रेशन e की पावर x स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। ये है इसका टेक्निक। तो यहीं पे आप क्या लिखोगे, x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे 2x बाई 2 आएगा तो x e की पावर x स्क्वायर फिर से आ जाएगा। अब आपको इसका दोबारा इंटीग्रेशन करना नहीं है क्योंकि आपने कर ही लिया है। तो अब सीधा आंसर आप x स्क्वायर बाई 2 e की पावर x स्क्वायर माइनस e की पावर x स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट सी लिख दोगे। यही आपका आंसर हो गया। दिखा क्या भाई? Yes, ये आ sir. गया पावर एक्स स्क्वायर। बचा टी की वैल्यू क्या है, टी क्या है 10y है, तो टी को आप 10y सब्स्टिट्यूट कर दो तो फाइनल आंसर आता है 10y e की पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए बोलिए? वहाँ इंटीग्रेशन के अंदर एक 2 और आएगा अपॉन में x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। नहीं नहीं, यहाँ पे जब 2x करोगे ना डेरिवेटिव तो वो 2 कैंसिल नहीं होगा क्या? हाँ ठीक है ये ठीक है ठीक है। ये वाला एक 2x भी आएगा, एक 2 आएगा, दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे नहीं? यस तो फिर ये वाला इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाए होगे भाई तुम लोग। इसको भी मैं हो सॉल्व गया कर, इसको भी तो ऐसे ही ब्रेक करोगे ना e की पावर माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर में। तो यहाँ पर इसी को e की पावर माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर को t लोगे, यस e की पावर माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर और इंटू शायद माइनस 5x यस सर dx क्या? dx। तो अब ये dt। माइनस 5x dx पूरा dt के साथ चला जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, माइनस 5x ई की पावर एक्स स्क्वायर dx पूरा dt हो गया। तो ये पूरा dt ही बना देगा ना। अगर हम यहाँ पे e की पावर एक्स स्क्वायर ले, माइनस 5 भी साथ में ही ले लो, फिर इस माइनस 5 को यहाँ से हटा के इसी के साथ ले लो तो उससे क्या होगा, कैलकुलेशन ज्यादा एडजस्टेबल फॉर्म में आएगा ना। नहीं भाई, खत्म हो जाएगा। ये पूरा पूरा इंटीग्रेशन ही पूरा एक साथ ले लो माइनस 5 के साथ, है कि नहीं? तो अब ये पूरा टर्म dt बन जाएगा और ये पूरा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, dt। dt मतलब t, पावर एक्स t माइनस 5 की बाई 2 पावर एक्स स्क्वायर। 5/2 एक्स स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करो। फर्स्ट फंक्शन e की पावर माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बोलिए भाई, और e की पावर माइनस 5 बाई 2 एक्स स्क्वायर। इंटू dx। अब इसको तो अलग से बाद में सॉल्व कर ही लोगे, कर लेंगे हाँ या ना? तो अब की बस Yes, वही sir. माइनस 1/5 और एक्स्ट्रा में बाहर आ जाएगा, बाकी पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो एक 1/5 और बाहर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका शायद जो है वो ये आ रहा है, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2/5 ई की पावर माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। और बाद में इसी टी की जगह क्या लिख दोगे, 1/y की पावर 5। तो e की पावर माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर अपॉन y की पावर 5। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आता है 1/y की पावर 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2/5 प्लस e की पावर 5/2 एक्स स्क्वायर इंटू सी। ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन आंसर आएगा। समझ गए कि नहीं भाई? इसीलिए मैंने कहा सॉल्व कर देते हैं, वरना तुम लोग जो है पता नहीं इसमें क्या करोगे फिर। बोलिए भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। Yes, sir. देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। डन है भाई, यही आंसर आ रहा है कि नहीं? ये इंटीग्रेशन समझ में आया ना, क्यों यहाँ पे करेक्शन ये एक्स क्यूब था क्योंकि उसके बिना इंटीग्रेशन होता नहीं, और ये एक्स क्यों ब्रेक किया क्योंकि तभी हम ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाएंगे। अब ये समझ में आया इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में कैसे चेंज किया, और आया नहीं है? यस सर दिख गई। गुड। तो अगर आप इसको देखोगे तो e की पावर y dy बाई डी एक्स माइनस ई की पावर y इक्वल टू ई की पावर x दिया हुआ है, तो तुरंत आप e की पावर y को t मान लोगे। तो e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ही क्या बन जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो डी टी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू ई की पावर x आ जाएगा। तुरंत आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या ले लोगे,
ई टू दी पावर -1 इंटू डी एक्स। तो क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर -x आ जाएगा? सोल्यूशन आएगा ई की पावर -x इंटू डी एक्स। तो यहाँ से आएगा टी ई की पावर -x इक्वल टू एक्स प्लस सी। बाद में टी की वैल्यू क्या रख दोगे? ई की पावर वाई। तो ई की पावर वाई माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जब x 0 है तो y भी क्या है? 0। ये जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो e टू दी पावर 0 1, तो c की वैल्यू क्या 1 आ जाएगी। देखो, तो यहाँ से e की पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए? y की वैल्यू चाहिए जब x क्या है भाई? 1। सही है। तो चाहो तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो e टू दी पावर y कितना आ जाएगा? x e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x। तो y की वैल्यू आप लिख सकते हो ln x e की पावर x प्लस e की पावर x। लिख सकते हो कि नहीं? ये सब बोलो। अब हमें y x 1 रख के वैल्यू निकालनी है, तो पुट कर दो x इक्वल टू 1। जैसे x को 1 रखोगे क्या आएगा बताओ? आंसर y का क्या ln 2e आ रहा है? बोलो। यस सर, टू प्लस ln 1। 1 प्लस ln 2 यस सर। है। कोई सी आंसर हो गया। दिखा तरीका कि नहीं भाई? बोलिए। आप चाहो तो यहीं पर वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के बाद भी आप क्या रख सकते हो? x को सीधा 1 रख के y निकाल सकते हो, या ऐसे फंक्शन भी यूज कर सकते हो। तो ये रिड्यूसिबल वाली फॉर्म समझ में आई। उसी की हेल्प से क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके आपने आंसर निकाल लिया। कोई कंफ्यूजन ये बताओ भाई? बोलिए। चलिए, एक ये क्वेश्चन है, देखिए। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। जीरो से π/2 के बीच में। हाँ भाई। solution of this differential equation। हाँ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या ये रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही? नहीं दिख रही? सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट में है वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जरा dy बाई डी एक्स लिखोगे तो कुछ आइडिया लगेगा। जैसे ही dy बाई डी एक्स लिखोगे तो क्या लिखेगा आपको? y इंटू 10x। देखो जरा ध्यान से। और माइनस वाई स्क्वायर इंटू सेक एक्स। क्या ये नजर आ रहा है? ये देखो पहले। नहीं? अरे हाँ या ना बताओ भाई, बोलो। ये नजर आया कि नहीं? अब अगर हम इसको देखें, dy बाई डी एक्स माइनस वाई 10x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू सेक एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा बताओ? वाई स्क्वायर से। जैसे ही वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1/y² dy बाई डी एक्स प्लस 10x इंटू 1/y इज इक्वल टू सेक एक्स। तो पर अब वाई कुछ स्क्वायर कहाँ से आया? y इंटू वाई ना? नहीं, साइन ऑफ x माइनस वाई है, तो साइन अरे x माइनस वाई तो करके। y है ना? साइन एक्स अलग है, y अलग है। यस सर, हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब तो 1/, कोई टी लोगे तो -1/y² dy बाई डी एक्स ही क्या हो जाएगा? dt बाई डी एक्स। यही उठा के सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये dt बाई डी एक्स बनेगा। ये बन जाएगा t, और ये आ जाएगा 10x, और ये आ जाएगा sec x। अब तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तुरंत इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, तो वो आएगा e टू दी पावर ln mod sec x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x आ जाएगा। सीधा सोल्यूशन लिख देंगे। तो t इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 10x प्लस सी।
बाद में टी की वैल्यू रख देंगे। तो 1/y इज इक्वल टू sec x से डिवाइड कर देंगे तो ये sin x प्लस सी cos x, ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए आराम से, हाँ या ना। तो आंसर देख लो क्या आ रहा है, उसी हिसाब से मैच करा लीजिएगा। नहीं क्या, बोलिए भाई, आंसर ऑप्शन के हिसाब से मैच करा लीजिएगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई? बोलिए, समझ डी गए। आंसर, डी आंसर आ रहा है कि नहीं, बोलिए। अरे हाँ या ना बताओ भाई। यस सर। सेकेंड बाई इक्वल टू 10x प्लस सी आ रहा है, तो डी आंसर मैच कर रहा है। समझ गए कि नहीं भाई? तो ये दिखा कि रिड्यूसिबल फॉर्म में कैसे चेंज हुआ और उसको कैसे आपने सिंप्लीफाई किया। तो सर या तो लीनियर इक्वेशन डायरेक्ट होगी या फिर आप उसको टी मान के रिड्यूसिबल फॉर्म में चेंज करेंगे। टी मान के रिड्यूसिबल फॉर्म में चेंज करना होगा तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ यहाँ जिस फंक्शन को आप टी मानने वाले हैं उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, बस उसी को टी सब्स्टिट्यूट करके आप अपनी इक्वेशन को रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन में ले जाएंगे और सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। ये बात मेरी समझ में आ गई सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएं। चलिए अब दो बातें और हैं, उनकी बात का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। मतलब कई बार हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। कई बार हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसी कॉन्सेप्ट के का यूज करते हुए सिंप्लीफाई हुई है। इसमें होता क्या है, जैसे किसी इक्वेशन में जैसे कहीं एफ एक्स इंटू जी वाई जी डैश वाई डी वाई प्लस जी वाई एफ डैश एक्स डी एक्स लिखा हो, सही है? तो इसको आप सिंप्लीफाई करके ये लिखा हो तो इसको आप जी ऑफ वाई लिख सकते हैं क्या? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इनटू जी ऑफ इंटू जी ऑफ वाई। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है कि आप इसको सिंप्लीफाई करके तुरंत ये लिख देंगे और इसी की वैल्यू को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अगर आपको ऐसी फॉर्म कहीं भी लिखी मिले तो आप हमेशा उसको ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इसमें सबसे डिफिकल्ट पोर्शन यही होता है कि ये फॉर्म ऑब्जर्व करना कि यही है कि नहीं है। अगर आप ये ऑब्जर्वेशन करना जानते हैं तो आप कई बार अपने कैलकुलेशन को रिड्यूस कर ले जाएंगे, बट प्रॉब्लम हमें इसी ऑब्जर्वेशन की है। तो हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स है जिनको ऑब्जर्व किया है, जैसे कहीं लिखा हो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, तो आप इसको तुरंत चेंज कर देंगे डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। देखो कहीं अगर आपको लिखा मिले एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो आप इसको चेंज करके लिख देंगे डी एक्स वाई। समझ में आ रहा होगा? कहीं लिखा मिले डी एक्स वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो आप इसको डी ऑफ वाई बाई एक्स लिख देंगे। कहीं लिखा मिले वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, तो आप इसको डी ऑफ वाई बाई एक्स लिख देंगे। ये फॉर्म समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जिनको आप इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं भाई? ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जिनको आप उस सिचुएशन में इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बोलिए भाई, समझ पा रहे होगे कि नहीं? तो ये वो फॉर्म्स हैं, उनको आप आराम से इंटीग्रेट करके लिख के पूरी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स आप बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखूं कि y इंटू या ln x इंटू डी वाई, ठीक है, प्लस y बाई x इंटू डी एक्स, तो क्या आप इसको d ऑफ y ln x बोल सकते? यस सर। मतलब ये सारी फॉर्म्स हैं जो एग्जैक्ट फॉर्म होने की वजह से ही आंसर में चेंज हो रही हैं और इसी वजह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए, जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको बताया था ना कि ये काम मैंने किया था, वहां से मैं ऑब्जर्व करता हूँ। देखो सोल्यूशन ऑफ, अगर मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो आपने पढ़ा था कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ठीक है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो इस एक्सप्रेशन को
एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज करता है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब होता क्या है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ध्यान से देखते जाइएगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन px dx इंटू dy प्लस y px e टू दी पावर इंटीग्रेशन px dx इंटू dx इज इक्वल टू qx इंटू dx। अब अगर आप इस वाले टर्म को ऑब्जर्व करो, इतने टर्म को, तो ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ y इंटू ई टू दी पावर px dx। देखो y का डेरिवेटिव ये वाला टर्म ऐसे ही, फिर इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर fx की तरह है ये, तो e की पावर fx इंटू fx का डेरिवेटिव और साथ में y और साथ में dx। दिखा कि नहीं भाई? और ये इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, qx इंटू dx। अब आपने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, जैसे इंटीग्रेट किया तो यहाँ आ गया y इंटू ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बोलिए भाई, यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ना। और यहाँ क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मेरी बात समझ में आएगी? अब यही वाला सोल्यूशन हम क्वेश्चन में क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट यूज करते चले आ रहे हैं। बोलिए भाई, क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? इसीलिए इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाला गया है, जिससे आप अपनी इक्वेशन डायरेक्ट एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज करके डायरेक्ट ये रिजल्ट लगा दे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये वाली फॉर्म आपको अब जहां भी दिखे, या ये फॉर्म आप जहां भी बना पाए, वहां आप डायरेक्ट अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये फॉर्म्स कुछ हैं स्टैंडर्ड सी जो मैंने लिख दी हैं, अगर ये आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में दिख रही हैं तो आप सीधे अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आपको ये सारी फॉर्म्स डायरेक्ट दिख रही हैं तो आप अपने एक्सप्रेशन को सीधे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बोलिए। इसी वजह से ये हम डायरेक्ट सोल्यूशन लगाते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्यों? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते इसीलिए है कि आपका ये सोल्यूशन डायरेक्ट आ जाए। तो हम ये बीच वाले स्टेप निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती है, तुरंत हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और तुरंत हम उसका सोल्यूशन लगा देते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए। अरे हाँ या ना जवाब दो भाई। बोलिए। तुरंत आप ये सोल्यूशन लगा देते हो और आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे इस फॉर्म को हम देखते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। चलिए आइए, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए। क्या ऑब्जर्वेशन है? x dx तो ओके है, y dx प्लस x dy, देखो क्या ये एग्जैक्ट फॉर्म बन रही है? तो तुरंत आप x dx प्लस d ऑफ xy लिख दोगे। अब बताओ, कैलकुलेशन आसान हो गया कि नहीं? अब जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई, और सम इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। अरे हाँ या ना जवाब दो। देखा? अरे बताओ भाई। ऐसे आप क्या करते, पहले dy बाई dx निकालते, फिर y बाई x की फॉर्म बनाते, फिर आगे सिंप्लीफाई करते। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे आपने जैसे एग्जैक्ट फॉर्म ऑब्जर्व किया, तुरंत इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर लिख दिया। क्या ये बात सबको समझ में आई? नहीं आई? बताओ। आ गई सर। तो ये एग्जैक्ट फॉर्म का यूज है। एग्जैक्ट फॉर्म यूज करते ही आपने अपने क्वेश्चन को आराम से सिंप्लीफाई कर लिया। चलिए और क्वेश्चंस में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे इसमें ऑब्जर्व करो। इसमें एग्जैक्ट फॉर्म ऑब्जर्व करो। वैसे तो ये y बाई एक्स में फंक्शन दिख रहा है ना, तो y बाई एक्स वाला कॉन्सेप्ट लगा के तो इसको आराम से सॉल्व कर ही ले जाओगे। बोलो। बट ये y बाई एक्स से नहीं करना, आपको एग्जैक्ट फॉर्म ऑब्जर्व करनी है। तो क्या हम इसको x dy माइनस y dx इज इक्वल टू x tan y बाई एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं? देखो जरा ध्यान से। अरे हाँ या ना? अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें
तो ये वाली फॉर्म डी ऑफ वाई बाई एक्स लिखा है कि नहीं, इसी में हम टेन ऑफ वाई बाई एक्स से डिवाइड कर दें और यहाँ पर डी एक्स बाई एक्स लिख दें। अब बताओ क्या ये एग्जैक्ट फॉर्म में इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, बोलो। वाई बाई एक्स वाला मेथड तो था ही, उससे तो हम आराम से सॉल्व कर लेते, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। बट अगर हम ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाते तो क्वेश्चन और थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता कि नहीं, ये बताओ। अब बताओ, ये तो नॉर्मल 10 का इंटीग्रेशन, 10 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कॉट। कॉट का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं ना क्या होता है, ln mod mod sin नहीं, कॉट क्या होता है, ln mod sin ना, साइन y बाई एक्स आ जाएगा। अरे क्योंकि y बाई एक्स के टर्म में इंटीग्रेशन करना है ना, और ये ln x आएगा और सम कांस्टेंट ln cx ले लेंगे। तो क्या आंसर साइन y बाई एक्स इक्वल टू एक्स सी आ रहा है, बोलो। ये आपने आंसर y बाई एक्स वाले मेथड से भी निकाला था, याद आया कि नहीं आपको? अरे हाँ या ना, y बाई एक्स वाला मेथड दिखा कि नहीं सबको? वो तो आपने इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया ही है। यस सर। ये मेथड तो आपके सामने कहीं नहीं गया। y बाई एक्स में फंक्शन दिख रहा है तो आप इस y बाई एक्स को यू मान लोगे, याद है नहीं? बट इस अब ये मेथड तो क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा, आंसर इससे भी आ जाता है, कोई टाइम ज्यादा नहीं लग रहा है। बोलिए भाई, बट ये एग्जैक्ट फॉर्म बना के क्वेश्चन सॉल्व किया गया दिखा। ये मतलब प्रैक्टिस की चीज है, इसमें आपको सिचुएशनली चीजें देखनी पड़ेंगी, कहाँ से कैसे फॉर्म बन रही है। जैसे ये वाला देखो, इसमें भी फॉर्म बनाओ जरा, देखें। ऑब्जर्व करिए। तो x ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं, बताओ। तो x वाई स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस वाई क्यूब इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ये तो ओके है, इसको तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। इसी में हमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है? अरे हाँ है ना। क्या हम यहाँ से एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स लिख सकते हैं, बोलो। और इसको हम एक्स क्यूब इंटू डी एक्स बोल देते हैं। देखो जरा ध्यान से, क्या सही लिखा है मैंने? बोलो भाई। अब अगर हम इसको वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर लिख दें और यहाँ डी एक्स बाई एक्स लिख दें, तो देखो कुछ फॉर्म बनती दिख रही है कि नहीं। वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर डी ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। क्या ये क्वेश्चन एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज हो गया? अब यहाँ से आंसर क्या आएगा, वाई बाई एक्स का होल क्यूब बाई 3 इज इक्वल कांस्टेंट ln c लिख देंगे। यही आपका आंसर। कोई डाउट आ रहा हो तो? नहीं समझे क्या? समझ गए भाई, डर जाते हैं। हाँ भाई, समझ में आया? एग्जैक्ट फॉर्म दिखी कि नहीं, बोलिए भाई। जी सर। सही है। चलिए, ऐसे एग्जैक्ट फॉर्म में ऑब्जर्वेशन के कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, उनको ऑब्जर्व करके एग्जैक्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करिएगा। एक दो क्वेश्चन और करोगे क्या? बोलिए भाई, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे क्या एग्जैक्ट फॉर्म के? बताइए। होमवर्क में एक क्वेश्चन और कर लो एग्जैक्ट फॉर्म का, ये आसान क्वेश्चन है। इसमें बस एग्जैक्ट फॉर्म कैसे ऑब्जर्व करनी है ये देख लो। आइए जरा। बाकी होमवर्क में करिएगा। वैसे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आराम से हो जाता है, बट एग्जैक्ट फॉर्म से आपको अटेम्प्ट लेना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, dx बाई डी वाई बना के कर लोगे ना वैसे। बट इसमें आपको सोचना एग्जैक्ट फॉर्म के हिसाब से कि एग्जैक्ट फॉर्म कैसे बनेगी।
मतलब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो कहीं नहीं गया क्या, कि आप इसको dx by dy लिख लो, तो y प्लस 1 प्लस एक्स आ रहा है। अब इसको आप लिख दो dx by dy प्लस माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्व टू y प्लस 1। तो ये क्या बन गया बताओ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसकी हेल्प से सॉल्व कर लो। नहीं समझे? बोलिए। तो ये तो खत्म हो गया। इसी क्वेश्चन को एग्जैक्ट फॉर्म से करना है, वो सोचना है आपको। इसी क्वेश्चन को एग्जैक्ट फॉर्म से करना है आपको, उस बारे में दिमाग लगाना है। बताइए क्या करेंगे? तो x इंटू डी वाई प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्व टू डी एक्स। यहाँ तक तो पहुंच रहे होगे। है कि नहीं? इसके आगे कुछ नहीं हो रहा होगा इस क्वेश्चन में, उसी के आगे दिमाग लगाना है। और हिंट दे देता हूँ, dx माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू वाई प्लस 1 इंटू डी वाई। यहाँ तक आ गया, देख लीजिए। अभी क्या है कि dx और dy के साथ ऐसा कोई टर्म है नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, e टू दी पावर माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस वाई इंटू डी वाई, सॉरी dx इज इक्व टू ई टू दी पावर माइनस वाई वाई प्लस 1 इंटू डी वाई। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताओ? बड़ी ऑब्जर्वेशन की चीज है टोटल। तो क्या ये x इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई लिखा है और ये ई टू दी पावर माइनस वाई वाई प्लस 1 इंटू डी वाई लिखा है? अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आप ई टू दी पावर माइनस वाई निकालते। दिखा क्या भाई? बोलिए। अरे हाँ या ना? और अब इसको तो आप वाई प्लस 1 विद माइनस साइन इंटू ई टू दी, मतलब ई टू दी पावर माइनस वाई प्लस एक माइनस आएगा, माइनस प्लस फिर से एक माइनस आएगा, तो ई टू दी पावर माइनस वाई प्लस सम कांस्टेंट सी। यहाँ ये आंसर आ जाता। देख लीजिए आराम से, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये एग्जैक्ट फॉर्म के बेस के क्वेश्चन हो गए, जिनसे आप एग्जैक्ट फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़े हम लोग। अब बात आती है, क्वेश्चन कुछ आते हैं ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस पे, जिसमें ज्योमेट्री बना के आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं, तो वो उनकी बात करने जा रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस। सही है। तो उसमें कुछ एओडी के जनरल रिजल्ट हैं जो यूज हो जाते हैं। जैसे एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, जैसे फॉर कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट x कॉमा वाई। अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप आप सीधे क्या लेते हैं, dy बाई डी एक्स। ये किसका स्लोप है? टेंजेंट का। यहीं पे अगर मैं आपसे कहूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल, आप क्या लेंगे? बोलिए। 1 by dy by dx। 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। अच्छा, यस सर। यहीं पे मैं आपसे बोलूं कि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लेंगे एट पॉइंट एक्स कॉम वाई। तो देखो, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इक्वल टू by डी dx वाई। into capital X minus small x। अच्छा, इस टेंजेंट का यूज नहीं आएगा कभी, इंटरसेप्ट का यूज आएगा। ठीक है ना? यानी कि इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस
कितना होगा और ऑन वाई एक्सिस कितना होगा, इसका यूज आएगा। तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना होगा भाई, तो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट निकालने के लिए तुरंत आप क्या करोगे इस इक्वेशन में, अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो इस कैपिटल वाई को 0 रख दोगे, अरे हाँ या ना, यस बोलिए, सर। की वैल्यू निकाल लोगे तो तुरंत ये इंटरसेप्ट क्या आ जाता है, एक्स माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान रखिएगा, अगर यहीं पे आपको ये वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो आप तुरंत इस कैपिटल एक्स को 0 रख दोगे, तो ये इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब जैसे ही आपको इंटरसेप्ट नॉर्मल का निकालना होगा, तो नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन में डिफरेंस कहाँ पे आता है बताओ? तो पे सर। तो जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो तुरंत ये वाला इंटरसेप्ट क्या आएगा, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अरे हाँ या ना, और ये वाला इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। क्या है, मेरी बात समझ पाए नहीं समझ पाए, बोलिए। तो कई बार ये इंटरसेप्ट की लेंथ यूज हो जाती है जो आपको पता होना चाहिए। बात क्लियर हुई? चलिए, इसके बाद किसी भी पॉइंट की रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x कॉमा वाई फ्रॉम ओरिजिन। रेडियल डिस्टेंस कहाँ से मेजर होती है, ओरिजिन से। तुरंत आप वो डिस्टेंस क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर रूट अंडर वाई स्क्वायर। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया था। लेंथ ऑफ टेंजेंट याद आ रहा है कि नहीं? लेंथ ऑफ टेंजेंट आप क्या लिखते हैं, वाई रूट अंडर 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। भूल गए वो एकदम। यहीं पे अगर मैं पूछूं लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या लिखते हो, वाई रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहीं पे मैं आपसे पूछूं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या लिखते हो, वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। सही है। यहीं पे मैं आपसे पूछूं लाइन लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या लिखते हो, तो वाई इंटू डी वाई बाई डी। ये सब जनरल रिजल्ट हैं जो क्वेश्चन वाइज यूज हो जाते हैं। अच्छा, किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज, किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज, तो वो तो आपको पता ही है, डी ए बाई डी टी होता है। जैसे कोई भी क्वांटिटी है, अगर उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, तो आप उसको सीधे क्या लिखते हो, डी ए बाई डी टी। ये वो जनरल ज्योमेट्रिकल, और इन सारे रिजल्ट को यूज करने के बाद आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हो, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेते हो। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? चलिए आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर उनको सॉल्व करके अपना आंसर निकालेंगे। जैसे एक ये क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक कर्व है जिसकी प्रॉपर्टी है कि इफ द टेंजेंट ड्रॉन एनी पॉइंट P ऑन द कर्व C meet the coordinate axis at A and B, P be the midpoint of AB and the curve passes through point 1, 1, determine the equation of curve। दिखा कि नहीं भाई? तो आपको एक कर्व डिटरमाइन करना है रफली, जिसके किसी भी पॉइंट से आपने टेंजेंट डाली, किसी पॉइंट से आपने टेंजेंट डाली, वो टेंजेंट जो है जहां पे एक्स और वाई एक्सिस को कट कर रही है, उसका मिड पॉइंट वही पॉइंट है। तो सवाल मान लेते हैं पी पॉइंट जो है वो एक्स कॉमा वाई है और ये कर वाई इक्वल टू एफ एक्स है। सही है ना भाई? तो अब हमें इंटरसेप्ट अगर याद नहीं है तो हम ये वाली इक्वेशन तुरंत लिख लिया करेंगे भाई। अगर टेंजेंट की इक्वेशन तो ये वाली हमारे दिमाग में है ना। अब हम जैसे ही एक्स इंटरसेप्ट निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, बोलो? वाई को 0 रख के एक्स इंटरसेप्ट लिख लिया करेंगे कि नहीं हर बार? बोलिए यार। अगर आपके दिमाग में इंटरसेप्ट याद नहीं है तो ये इक्वेशन तो टेंजेंट की है ना आपके पास, तुरंत ये दोनों इंटरसेप्ट लिख लो। तो ये क्या आ जाएगा, 0 कॉमा एक्स को 0 रख दो, तो वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ? इन दोनों का मिड पॉइंट ही पी है, तो अगर मिड पॉइंट पी है तो 2x किसके बराबर होगा,
x माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स के, या तो ऐसे कर लो, या 2y किसके बराबर होगा, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स के। तो अल्टीमेटली दोनों से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है जरा बताना मुझे। क्या ये माइनस वाई बाई एक्स आ रही है, चेक करो जरा दोनों से, अरे बोलो भाई। तो आप सॉल्व करोगे तो डी वाई बाई वाई वेरिएबल सेपरेबल लगा दो, डी एक्स बाई एक्स, तो यहाँ से आएगा एल एन वाई इक्वल टू माइनस एल एन एक्स, अच्छा कॉन्स्टेंट भी एल एन सी ले लेंगे, तो इसका मतलब एक्स वाई इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा कि नहीं। कर्व किस पॉइंट से पास करता है, 1,1 से, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कर्व की इक्वेशन क्या आ गई, एक्स वाई इक्वल टू 1। क्या ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं बताइए भाई। सबसे पहले हमने आया ज्योमेट्रिकल रिजल्ट लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की, फिर वेरिएबल सेपरेबल लगा के उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। एक बार ज्योमेट्रिकल रिजल्ट लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सामने बन जाएगी, फिर उसको हम सॉल्व तो कर ही लेंगे, क्योंकि सॉल्व करने के सारे तरीके हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं बताइए, बोलो भाई। सर फिर से बता दीजिए एक बार। हाँ बताओ कहाँ से क्या चीज नहीं समझो। इक्वेशन सर, इक्वेशंस मतलब नहीं समझ में आया कैसे आपको। नहीं क्वेश्चन पढ़ा था तुमने, प्रॉपर्टी क्या दे रखी है कि टेंजेंट जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को जहां पर कट करती है उसके मिड पॉइंट पी है, तो इसका मतलब जो पी पॉइंट हमने एक्स वाई लिया है ये ए और बी का मिड पॉइंट है, ए एक्स इंटरसेप्ट है, बी वाई इंटरसेप्ट है, दिखा क्या। यस सर। एक्स का लिख लिया भाई, टेंजेंट की इक्वेशन तो अभी हमने लिखना आपको बताई ना, ये वाली किसी भी कर्व के लिए एक्स वाई पे, बोलिए उसका यस सर। इंटरसेप्ट भी एक्स इंटरसेप्ट निकालना होगा तो वाई को 0 रख देंगे, बोलिए वाई इंटरसेप्ट निकालना होगा तो एक्स को 0 रख देंगे, तो ये इंटरसेप्ट लेंथ आ जाएगी। इंटरसेप्ट मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट आ गए दोनों, अरे बताओ ये लेंथ आ गई तो ये कोऑर्डिनेट आ गया, ये लेंथ आ गई तो ये यस कोऑर्डिनेट आ सर। गया। यस सर। पॉइंट फॉर्मूले से निकाल दिया, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, दिखा कि नहीं सबको। हाँ सर, वो बोलिए क्लियर है। वाली क्लियर है इक्वेशन सर। देख लो, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई फिर तो वेरिएबल सेपरेबल लगा के हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब ये कहा गया ये कर्व 1,1 सेटिस्फाई करता है, मतलब जब x 1 है तो y भी 1 है, तो इसका मतलब कांस्टेंट c भी 1 आ गया, दिखा, तो इसका मतलब कर्व क्या आ गया, x y इक्वल टू 1। आप समझे कि नहीं भाई, बोलिए आप चीजें समझ में यस आई सर। भाई। यस सर। हाँ भाई सर। गुड, चलिए अभी एक क्वेश्चन और ऐसा ही सॉल्व करेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ समझ में आया है कि नहीं आया है। क्वेश्चन पढ़िए आराम से सॉल्व करिए। एक कर्व है जो कि 1,1 से पास कर रहा है और उसकी प्रॉपर्टी है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द ओरिजिन फ्रॉम द नॉर्मल एट पॉइंट P to the curve is equals to the distance of point P from the x axis। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला गया है ओरिजिन से किसी भी नॉर्मल पे, तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और वो डिस्टेंस जो है वो पॉइंट P की x एक्सिस से डिस्टेंस के बराबर है, और कर्व 1,1 से पास कर रहा है, यानी x और y 1 है, जब x 1 है तो y भी 1 है, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। दिखा क्या भाई, तो सेम लॉजिक लगाएंगे भाई इसमें, नहीं भाई उस वेरिएबल पॉइंट को x, y मान लें और कर्व अगर y इक्वल टू एफ एक्स ले लें, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ, कैपिटल Y माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस एक्स। क्या मैंने सही इक्वेशन लिखी है ये बताओ। तो कैपिटल Y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कैपिटल X इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, ये नॉर्मल की इक्वेशन आई। इस पे जरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालो, बोलिए भाई, इस पे जरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताओ कितना आ रहा है, बोलिए y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का मॉड, ये चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं, रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है ना, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन
मॉड ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की कहां से डिस्टेंस है? एक्स एक्सिस से। अब सोच के जरा जवाब देना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी होती है? किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, क्या वो मॉड वाई होती है? बताओ, बोलिए। यस सर। ये डिस्टेंस Yes, मॉड sir. वाई की, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। यहां से बताओ डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है? बताओ, बोलिए। यहां से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स वाई। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व कर पाओगे? सोचो, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं? अरे हाँ या ना? यस सर, कर बोलो। सकते हैं सर। कैसे? होमोजीनियस है? होमोजीनियस, यस सर, होमोजीनियस कर देंगे। Equal to एक mx. होमोजीनियस वाला मेथड है ना ये भाई? यस सर, सबसे अच्छा होमोजीनियस लगेगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप आराम से क्या कर दोगे? y को ux रख के सॉल्व कर ही दोगे, नहीं क्या? दूसरा Yes. मेथड अभी आपने एग्जैक्ट फॉर्म वाला मेथड सीखा है, अगर उससे ऑब्जर्व करो तो देखो x इंटू टू वाई डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दिख रहा है कि नहीं भाई? तो x इंटू टू वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। ये है सिस्टम, यस दिख रहा है कि नहीं? सर। तो अगर हम यहाँ पर किससे डिवाइड कर दें? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यस सर। तो इंटू वाई टू स्क्वायर वाई बाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर कर दें, तो ये क्या वाई स्क्वायर माइनस बाई एक्स बन जाएगा सर। डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स लिखा है क्या? बोलो। यस सर। ये हाँ, माइनस डी एक्स माइनस देखो, डी एक्स है सीधा। वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डी आ जाए। यस सर। अब प्लस ये एक्स स्क्वायर। है 1,1 से, तो 1,1 इस कर्व को क्या करेगा? सेटिस्फाई। जैसे ही सेटिस्फाई कराओगे सी की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो, 1 इक्वल टू -1 यार, C2 आ रहा है। तो वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू आ जाएगा। इसका मतलब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। दिखा भाई? होमोजीनियस से थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट ये अगर आप ये ऑब्जर्व कर पाएंगे तो इससे बेटर मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप ये ऑब्जर्वेशन कर गए तो ये क्वेश्चन को बहुत तेजी से रिड्यूस करता है। दिखा क्या रिड्यूस? देखिए कितनी तेजी। होमोजीनियस कुछ भी करोगे यार, टाइम तो लगेगा ही ना। बोलिए। तो सबसे पहले हमने ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई। तो यहाँ पे पहली डिफिकल्टी का प्रोसेस ये है, एक बार ये बन गया तो इसके बाद सोल्यूशन तो आपके पास है ही। ये मेथड ऑप्ट करना अगर आपको आता है तो आप अपना टाइम और बचा सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं भाई? बोलिए, क्या ये बात क्लियर? गुड। यस सर। चलिए, एक क्वेश्चन ये रहा जो 2014 में आया है, सेम ज्योमेट्री पर ही बेस है। इसमें रेट ऑफ चेंज की बात की गई है, देखिए जरा। द पॉपुलेशन ऑफ अ रैबिट स्क्वेयर एट अ टाइम t governed by differential equation dp by dt is this। p0 आपको 100 दिया हुआ है, pt आपको बताना है। तो क्या करोगे इसमें ये बताओ? ये तो सीधा ही सॉल्व कर देंगे इसको, रेट तो दिया ही हुआ है ना। यस सर। सीधा वेरिएबल एंड सेपरेबल लगा देते हैं, क्या बोलते हो तुम लोग? pt माइनस 400, अरे हाँ या ना, इज इक्वल टू 2 dt, सॉरी dt बाई 2, नहीं क्या? जी सर। इंटीग्रेट कर दो उठा के, बोलिए। अच्छा, इस टाइप की सिचुएशन में ऐसे क्या करो, जब टाइम t 0 है तो पॉपुलेशन 100 है, किसी टाइम t पर पॉपुलेशन आपको बतानी है, तो उस समय pt मान लेते हैं पॉपुलेशन। अरे हाँ या ना? तो ये तो ln में सीधा आ जाएगा, ln pt माइनस 100 का मॉड। दिख रहा है कि नहीं? सॉरी 400 का
और इसी में लिमिट क्या रख दोगे, 100 से लेके पी पीटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो भाई, पीटी बाई टू। अच्छा एक चीज और देखना, इस रेट में ये वैल्यू पहले कम है तो यहाँ पे मॉड पॉजिटिव आएगा ना, हाँ है ना। तो एक चीज और ध्यान स्टार्टिंग में ही कर लेना कि इसको, चूंकि ये लोअर लिमिट इसकी कम है तो इसमें इसको एडजस्ट पहले से ही करके यहाँ -1 लगा लेना। नहीं समझे मेरी बात, बोलिए। तो डी पी टी बाई इसको 400 माइनस पी टी लिख लेना, क्योंकि रेट इंक्रीज करना चाहिए ना उस हिसाब से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -0 से 2 डी टी बाई 2। दिखा क्या भाई, नहीं समझे, बोलो। अब यहाँ लिखना, तो एल एन मॉड 400 माइनस पी टी, और एक माइनस ऑलरेडी आ जाएगा पीटी वाला, दिखा सबको कि नहीं। और यहाँ लिमिट रख देना क्या, 100 से पीटी, बोलो, इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, -t/2। अब माइनस माइनस ये कैंसिल करके 400 माइनस पीटी, और साथ में माइनस शायद 300 आएगा क्या, आप देखो, -ln 300 इज इक्वल टू t/2। अब यहाँ से pt वाला एक्सप्रेशन लिख दीजिएगा। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, अरे हाँ या ना। तो यहाँ से pt का एक्सप्रेशन आ रहा है 400 माइनस 300 e टू द पावर t/2। है कोई ऑप्शन, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। समझ गए कि नहीं भाई, सर समझ गए। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। डन, चलिए। अब ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स में सिर्फ एक चीज और बच जाती है जिस पर बेस क्वेश्चन अभी, मतलब एक बार एक ही बात पूछा गया, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। इस पर बेस क्वेश्चन एक ही पूछा गया है। क्वेश्चन तो सीधा एक कर्व दिया जाता है और उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपको निकालनी होती है। तो क्वेश्चन से ही इसकी थ्योरी समझ लेते हैं, है ना। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, क्वेश्चन से ही थ्योरी समझ लेते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, सही है, नाम से फील आ रहा होगा। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मतलब किसी भी कर्व के, एक कर्व आपको दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, तो आपको इस कर्व के ऑर्थोगोनल कर्व बताना है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का मतलब, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मतलब एक ऐसा कर्व जो इस कर्व के क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। मेरी बात समझ गए। अच्छा, ये कर्व अगर ऑर्थोगोनल होगा तो कंडीशन क्या होगी, दोनों की जो टेंजेंट होगी उनके बीच का एंगल कितना होगा, π/2 90 डिग्री। मेरी बात समझ में आ गई। तो किसी भी कर्व के अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है तो ये कंडीशन लगानी है। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा है कि अगर इसके किसी पॉइंट पे आप स्लोप निकालोगे तो वो dy/dx होगा। तो इसी पॉइंट पर सेम इसके लिए स्लोप क्या होगा, -1/dy/dx होगा। यही तो होगा कि नहीं, बोलो। अरे हाँ या ना। तो बस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में आपको इतना ही काम करना होता है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में आपको इतना ही काम करना होता है। अब ये काम कैसे करते हो, सबसे पहले हमें y इक्वल टू एफ एक्स कर्व दिया होता है, इससे हम क्या करते हैं, बनाते हैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, किसी भी कर्व से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, क्या एलिमिनेट करते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। बन गया, बोलिए। अच्छा, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम रिप्लेस करते हैं किसको, dy/dx को किससे, -1/dy/dx से, सही है। और ये रिप्लेस करने के बाद एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, बोलिए। इसी को सॉल्व करके हम क्या निकालते हैं, आकर ट्रेजेक्टरी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको, बताइए। यस सर। जैसे आप ध्यान से एग्जांपल देखो, एक कर्व आपको दिया हुआ है y इक्वल टू सी की पावर x, कितने इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई dy/dx इज इक्वल टू सी की पावर x। तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई y इक्वल टू dy/dx।
इसमें हमने dy बाई dx को किससे रिप्लेस कर दिया, बोलो, -1 अपॉन dy बाई dx से, तो y इक्वल टू माइनस dx बाई dy हो गया। दिख रहा है कि नहीं, इसी को सॉल्व कर दिया, तो माइनस dx इज इक्वल टू y dy, इसी को आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो माइनस x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या आ गई, वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। चेक कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। दिखा क्या भाई, ये आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आ गई। नहीं समझे क्या, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की का कॉन्सेप्ट समझ पाए कि नहीं, बोलिए। करना क्या होता है, एक कर्व आपको दिया जाएगा, उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन आप निकालेंगे कैसे, एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां जहां dy बाई dx आ रहा होगा, बोलिए, उन सबको आप किससे रिप्लेस कर देंगे। अच्छा इंपॉर्टेंट, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री आएगा। तो dy बाई dx को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, -1 अपॉन dy बाई dx से, और नई डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे। उसको सॉल्व करके आप एक नया कर्व निकालेंगे, वही कर्व इस गिवन कर्व के क्या होगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों कर्व के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ रहा होगा, -1, क्योंकि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx में होगी और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन -1 अपॉन dy बाई dx में होगी, तो दोनों कर्व एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। क्या ये प्रोसेस आपको समझ में आया कि नहीं, बताइए। सर तो सबसे इंपॉर्टेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड, रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डर और डिग्री पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। और लास्ट में रेट ऑफ चेंज को इंक्लूड करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म या ज्योमेट्री से रिलेटेड, इतने रिलेटेड ज्योमेट्री से हैं, उनसे रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं आएगा। समझ में आया? तो यस हम आपको कुछ क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे, किसके, जिसमें ज्योमेट्री वाले, ज्योमेट्री वाले दे देंगे, और कुछ क्वेश्चन जिसमें एग्जैक्ट वो वाले, एग्जैक्ट फॉर्म की जाती है, आपकी एग्जैक्ट वाले। practice